हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम NIOS क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें सिर्फ इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस थे। इसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में है। एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट करी थी, जिस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सारे के सारे याद कर लेने आपने, क्योंकि इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहले भी आ चुके हैं एग्जाम्स में और कुछ जो है सैम्पल पेपर्स में से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। राजनीतिक विज्ञान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी पहले भी आ चुका है एग्जाम में, उसमें सिर्फ डेफिनेशन पूछी थी, तो बात एक ही है दोनों में। तो राजनीतिक शास्त्र वह विज्ञान है जो मानव के एक राजनीतिक और सामाजिक प्राणी होने के नाते उससे संबंधित राज्य और सरकार दोनों संस्थान का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान अध्ययन का एक विस्तृत विषय या क्षेत्र है। तो ये सिंपल एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वॉज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हाउ मैनी मेंबर्स डिड इट हैव आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। इसमें बोले संविधान सभा का गठन कब हुआ और भारत के विभाजन के बाद कितने सदस्य थे। ठीक है, इसमें ये ऐसे पूछ रहे कितने सदस्य पार्टीशन के बाद थे, विभाजन के बाद। विभाजन से पहले इसमें 389 सदस्य थे टोटल। बाद में विभाजन के बाद ये सदस्य कम हो गए थे, क्योंकि कुछ पाकिस्तान चले गए थे, तो इस वजह से वो कम हो गए। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। और कितनी संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। विभाजन के बाद 299 प्रतिनिधि भी थे। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको कर लेना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कैन द UN नॉट बी कॉल्ड अ स्टेट। संयुक्त राष्ट्र को एक राज्य क्यों नहीं कहा जा सकता? स्पष्ट कीजिए। संयुक्त राष्ट्र ना तो एक राज्य है और ना ही एक सरकार है, इसलिए किसी राज्य या सरकार को मान्यता देने का कोई अधिकार नहीं है। स्वतंत्र राज्यों के संगठन के रूप में यह एक नए राज्य को अपनी सदस्यता के लिए स्वीकार कर सकता है या एक नई सरकार को प्रतिनिधियों की सीख को स्वीकार कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये भी हमारे शॉर्ट आंसर चल रहे हैं, इसके बाद हमारे लॉन्ग आंसर भी है और वेरी लॉन्ग भी है, जो 8 मार्क्स 5 मार्क्स 2 मार्क्स ऐसे करके सारे क्वेश्चन है इस टाइप में। कुछ और भी क्वेश्चंस मैं लेके आने वाला हूँ, बस आपको वीडियो देखते रहनी है। आपको मेरे चैनल से बने रहें, और भी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएंगी। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो पहले भी एग्जाम में पूछे गए हों और इस बार भी एग्जाम में रिपीटेड हो रहे हों। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। एक्सप्लेन 2 क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। गवर्नर बनने के लिए कौन सी 2 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो अ पर्सन शुड टू बी एलिजिबल फॉर एन अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। कंप्लीटेड एज ऑफ 35 की एज होनी चाहिए उसकी कम से कम। मैंने 5 पॉइंट्स दे दी कि अगर ये 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी ये क्वेश्चन आता है तो आप 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, और 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, जैसे इसमें ये 2 ही पूछा था तो ये 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था, तो 2 भी लिख सकते हो। तो बाकी के आगे का पॉइंट क्या है हमारा? He is not holding an office of profit in the state government or the central government or any public undertaking under the control of these states. He should be eligible to be elected as a member of the state legislative assembly. He must not have been declared insane or bankrupt. कि वो दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, उस स्टेट का होना चाहिए जिस स्टेट का। और he should be eligible to be elected as मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। हिंदी में पढ़ते, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं, भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर ना हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, वह पागल या दिवालिया घोषित ना हो। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हो गया हमारा। 5th क्वेश्चन स्टार्ट हो गया ये।
अब जिला परिषद के 2 फंक्शंस पूछे हैं, 2 काम पूछे। तो अप्रूवल ऑफ बजट ऑफ समिति इन द डिस्ट्रिक्ट नीड्स टू बी डन, फंड्स गिवन बाय द गवर्नमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द पंचायत समिति, block plank in the district are coordinate and consolidated, grant to the state government are requested and processed by जिला परिषद। अब 2 पॉइंट लिख लेने 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो वैसे 1 पॉइंट कम है इसमें वैसे, तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप 4 भी पॉइंट लिख सकते हो, 2 भी पॉइंट लिख सकते हो। इसमें 2 पूछे तो आप 2 लिख सकते हो। जिले में समितियों के बजट की स्वीकृति आवश्यक है। सरकार द्वारा दी गई धनराशि पंचायत समिति को वितरित की जाती है। जिले में ब्लॉक योजनाओं को समन्वित और समेकित किया जाता है। जिला परिषद द्वारा राज्य सरकार में से अनुदान का अनुरोध और प्रक्रिया की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक व्यवसायिक मताधिकार का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन दे रखी है, इंडिया एंड यूएसए हैव अडॉप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कि 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक होना 18 वर्ष से ऊपर के जो नागरिक हो, चाहे वो किसी भी जाति के हो, रंग कैसा भी रंग हो, किसी भी धर्म के हो, उसके बावजूद उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव वो चुन सके। ठीक है, तो ये शॉर्ट में मैंने बता दिया। नेम एनी 4 रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। अब कोई भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज आप लिख सकते हो, जैसे हमारी आम आदमी पार्टी हो गई, जनता दल यूनाइटेड बिहार में है, समाजवादी पार्टी हमारी यूपी में देखने को मिल जाएगी, शिवसेना महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ गुड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड सोवियत रशिया। अब रशिया के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, इसके 2 बिंदु पूछे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिंपल सा। अब क्या, जब कश्मीर का समझौता हुआ था, कश्मीर का जो 2019 में समझौता किया गया था, 307 हटाया गया था, तो उसमें सारे के सारे इंडिया के अगेंस्ट थे। तब रशिया ने अपना वीटो यूज़ करके इंडिया को बचाया था, इससे पता चलता है। और उसके बाद दिसंबर 1953 में, ये तो हमारा करंट हो गया, अब थोड़ा पास्ट में भी चलते हैं, पास्ट से भी 1 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, और भी पॉइंट दे रखे हैं बुक में, जैसे हमारा 1971 में जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान बांग्लादेश विभाजन के टाइम पे, उसमें उसने साथ दिया था, रशिया ने साथ दिया था, और अभी भी काफ़ी समर्थन, जैसे अभी अब करंटली देख सकते हो यूक्रेन वाला हमला जो चल रहा है हमारा, यूक्रेन और रशिया का, उसमें इंडिया ने जो है ना ही रशिया के अगेंस्ट बोला और ना ही यूक्रेन के साथ में हुआ। और इतने बैन लगने के बावजूद इंडिया जो है उनसे अपना व्यापार कर रहा है। ठीक है, पेट्रोल वगैरह खरीद रहा है। तो इसमें यहाँ पे दे रखा है, दिसंबर 1953 में भारत और सोवियत संघ में एक लंबी अवधि के व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का आकर्षक पहलू यह था कि भारतीय आयात के लिए भुगतान डॉलर या अन्य करेंसी में ना करके रुपयों में किया जा सकता है। और साथ ही 1 पॉइंट और आप लिख सकते हो कि जो अदर कंट्रीज़ जो है वो इंडिया पे टैक्स 6.5% इंटरेस्ट लगाती है, और जो रशिया है वो 2.5% खाली इंटरेस्ट लेती है। ठीक है, ब्याज। अब ये क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नेशनल और नेशनैलिटी में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट्स इसमें पूछ रखे हैं। ये रहा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं नॉर्मल क्वेश्चन रीड करके आपको बताता रहता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, क्या क्या लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 आ गया हमारा, एनालिसिस द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू एज अ फीचर ऑफ मार्क्सिज्म। मार्क्सवाद के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। तो ये 5 पॉइंट इसमें भी लिख देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अब ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला आप कर लेना। एक क्वेश्चन शायद इसमें छूट भी गया हो या फिर अभी हो, ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन, ह्यूमन राइट्स से भी पूछ सकता है, ये ह्यूमन राइट्स भी पढ़ लेना आप एक बार। और ये डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट तो मैंने इसमें डाल दिया, शायद से ह्यूमन राइट्स छूट गया है, तो अभी जो मैं दोबारा PDF अपलोड करूँगा तो आपको उसमें मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं उस
PDF का लिंक, ठीक है। अभी तो नॉर्मल जो ये क्वेश्चन के भी जो वीडियो बनती है खाली इसके मिल देंगे आपको, और कल मॉर्निंग तक आपको मैं अपडेट कर दूंगा, उसमें बाकी के भी डल जाएंगे और भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर लेना ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जा सके। तो अब इसमें फंडामेंटल राइट बताने हमें, मौलिक अधिकार, तो 6 मौलिक अधिकार है, कोई भी 5 लिखने थे तो 5 मैंने लिख दिया और एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे हमारा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। डिस्कस द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है हमारा 12, ये वाला कर लेना, याद अच्छे से याद कर लेना। और इससे पहला वाला जो हमारा मौलिक अधिकार वाला क्वेश्चन था, फंडामेंटल राइट्स, वो भी कर लेना। ये 2 क्वेश्चन आपको पक्का पक्का करने हैं, ये पेपर में ज़रूर आ सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। और एक ये वाला क्वेश्चन भी, ये पहले भी एग्जाम में पूछ रखा है, ठीक है। तो ये वाला भी कर लेना। स्टेट लेजिस्लेचर के फंक्शंस पूछे थे, इसमें मैंने पावर और फंक्शंस दोनों डाल रखे हैं, उसमें सिर्फ हमसे फंक्शंस पूछे थे, ठीक है। तो ये वाला भी कर लेना आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, वह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। इससे पहले ये जो लगातार 3 क्वेश्चन आए हमारे 11, 12 और 13, ये तीनों के तीनों जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य विधानमंडल की शक्तियां और कार्यों का वर्णन करें। तो ये तीनों क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं छोड़ना है। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये ग्लोबलाइजेशन का, तो ये वाला क्वेश्चन एक बार पहले भी आया था जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था, तो मेरे एग्ज़ाम्स में भी पूछा हुआ था कि ग्लोबलाइजेशन क्या है और इसके इफ़ेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट दोनों पूछे थे। तो अभी तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव इफ़ेक्ट डाल रखा है मैंने, ठीक है। तो ये कर लेना आपने, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा सेकेंड बुक जो हमारी, उसमें से आ सकता है, जब पेपर आएगा हमारा 2 सेक्शंस में डिवाइड होगा, ठीक है। तो जो सेक्शन बी होगा उसमें 2 चॉइसेस होगी, दोनों में से कोई एक सेक्शन करना होगा आपको, ए और बी करके दे रखा होगा। सेक्शन बी में 1 और 2, तो 1 और 2 में से किसी एक में ये आ जाएगा, सेकंड में पूछा जाता है इसमें से क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कर लेना है आपने। डिफाइन पॉलिटिकल साइंस, अब ये वैसे ही क्वेश्चन आ गया दोनों, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 भी सेम वैसे था, तो ये कर लेना। दोनों में ध्यान से देख लेना, दोनों में डेफिनेशन अलग अलग है, उसमें मीनिंग पूछा था, इसमें डिफाइन है, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन हमारा, डिफरेंशिएट स्टेट एंड गवर्नमेंट, स्टेट और गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। तो ये मैंने 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग 5-5 पॉइंट्स डाल दिए हैं, ठीक है। एक साइड स्टेट का लिखा हुआ है, एक साइड गवर्नमेंट का लिखा हुआ है, राज्य का लिखा हुआ है और एक सरकार का लिखा हुआ है, दोनों में अंतर पूछ रहा था, डाल दिया मैंने। एक क्वेश्चन छूट गया पीछे वाला। व्हाट इज कास्टिज्म, कास्टिज्म क्या है और इसका पॉलिटिक्स में क्या रोल है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कास्टिज्म का इंडियन पॉलिटिक्स में क्या रोल है, या इंडिया में क्या रोल है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये 8 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जैसे 2 मार्क्स की तो इसकी डेफिनेशन होगी कि कास्टिज्म क्या होता है, और 6 पॉइंट्स मैंने इसमें डाल रखे हैं, तो 6 मार्क्स इसके हो गए। तो 8 मार्क्स का टोटल ये क्वेश्चन हो जाता है। जातिवाद क्या है, भारतीय राजनीति में इसकी क्या भूमिका है, विवेचना कीजिए। तो ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आ रखा है, ठीक है। तो ये नहीं छोड़ना है आपने, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जो जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं 11, 12, 13 और 17, ये 4 क्वेश्चन जो है आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। और ये 18 वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नहीं छोड़ना आपने, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारी वीडियो का। इसमें क्या बोला है, एक्सप्लेन द रोल एंड फंक्शनिंग डायरेक्टोरेट इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें भी हमारे ये दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, नीचे इंग्लिश में दोबारा आ गया है, तो इसमें भी इसको भी आपने कर लेना। ये भी टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे दे रखा है मैंने, हिंदी में भी है। जातिवाद क्या है भारतीय राजनीति में, इसकी 1 मिनट यहाँ छूट गया थोड़ा सा, और ये रहा यहाँ पे, ठीक है। निर्णय लेने की प्रक्रिया, जाति की प्रभावशाली, मैंने दोबारा शायद 14 पेज ही खोल दिया, सॉरी, ये रहा। ये भी
8 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ सकता है, राज्य प्रशासन में निदेशालय की भूमिका और कार्य प्रणाली की व्याख्या कीजिए। तो ये सारे के सारे हो गया। इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है। आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एग्जाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।